हेपेटाइटिस क्या आता है? वायरल हेपेटाइटिस में आपको पता है कि हेपेटाइटिस क्या है, कि अगर हमारे लिवर के पैरेनकाइमा की इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो हमारा जिगर है अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस। इट इज यूजुअली ड्यू टू हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, मतलब कि अगर वायरस की वजह से हमारे जिगर की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस। और मोस्ट कॉमनली आपके जो कॉजेज है, दैट इज एप्सियन बार वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, एप्सियन बार वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस, इसमें कोई खास बात नहीं है। उसके बाद हेपेटाइटिस वायरस काज एक्यूट हेपेटाइटिस विच में प्रोग्रेस टू क्रोनिक हेपेटाइटिस। उसने लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो आपका मतलब आपको वायरल इन्फेक्शन होगा तो आपको पहले एक्यूट होगा, उसके बाद वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है। अब आप कहते हैं कि यार कौन से हेपेटाइटिस को हम क्रोनिक कहेंगे और कौन से हेपेटाइटिस को हम एक्यूट कहेंगे, तो ये आपकी बुक ने भी लिखा हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक्यूट आपका हेपेटाइटिस कौन सा होता है। ठीक है, एक्यूट हेपेटाइटिस कौन सा होता है? ऐसा हेपेटाइटिस जिसको अभी 6 महीने ना हो। ठीक है, लेस देन 6 मंथ। अगर 6 महीने नहीं हुए तो आपका हेपेटाइटिस क्या है? एक्यूट हेपेटाइटिस है। और क्रोनिक हेपेटाइटिस हम किसको कहते हैं? क्रोनिक हेपेटाइटिस किसको कहते हैं? मोर देन 6 मंथ। अगर 6 महीने से ज्यादा हेपेटाइटिस है तो उसको हम क्रोनिक कहेंगे, और अगर 6 महीने से कम है तो इसको हम कहेंगे एक्यूट। और ये आपकी बुक ने लिखा भी हुआ है कि अगर आपके सिम्टम्स लेस देन 6 मंथ रहते हैं तो इट इज एक्यूट, और अगर मोर देन 6 मंथ रहते हैं तो इट इज क्रोनिक। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, इसलिए उसको हम बस रीड ही हम करेंगे। तो उसने लिखा हुआ है कि जो वायरल हेपेटाइटिस है, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर पैरेनकाइमा, एप्सियन बार वायरस और साइटोमेगालो वायरस मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा हेपेटाइटिस वायरस काज एक्यूट हेपेटाइटिस, पहले एक्यूट होगा उसके बाद वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एक्यूट हेपेटाइटिस है ये प्रेजेंट कैसे होता है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आपको कोई एमसीक्यूज आने का इधर थोड़ा बहुत चांस है तो वो ये वाला है कि जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, वायरल हेपेटाइटिस, उसकी प्रेजेंटेशन में जॉइंडेंस हमें कौन सा मिलेगा। जब हम उसमें एलएफटी कराएंगे, जब हम उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, तो उसमें हमें कौन सा बिलिरुबिन ज्यादा मिलेगा, तो आपने कहना है उसमें हमें क्या मिलेगा? उसमें हमें मिक्स्ड कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों ज्यादा मिलेंगे, ये मैंने आपको कल भी बताया था। इसके अलावा उसमें हमें क्या मिलेगा? डार्क यूरिन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो आपके यूरिन में आना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से यूरिन क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। इसके अलावा जो बाइल होता है वो भी यूरिन में आना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से भी जो यूरिन होगा वो डार्क हो जाएगा। फीवर, बुखार होगा आपको। मलेज, ठीक है, मलेज हम किसको कहते हैं? मलेज हम कहते हैं कि यार आपको ना हर वक्त फीलिंग आती रहती है कि यार मैं बीमार हूँ। फीलिंग ऑफ इलनेस, ठीक है, फीलिंग ऑफ इलनेस को हम मलेज कहते हैं। नोजिया, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स। ठीक है, अब इसने वही कल वाली बात जो कल मैंने आपको समझाई थी, कि अगर आपका वायरल हेपेटाइटिस या इन्फ्लेमेशन हुई है हेपेटाइटिस की, तो आपका जो एएलटी होगा, ठीक है, जो आपका एएलटी होगा वो ज्यादा रेज होगा, आपके रेज दोनों ही होंगे, वैल्यू दोनों की ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जो आपका एएलटी है इसकी वैल्यू ज्यादा रेज होगी एज कंपेयर टू एएसटी, क्योंकि जो आपका एएलटी है ये साइटोप्लाज्म में होता है, और जब हमारे हेपेटोसाइट, जो हमारे लिवर सेल, जब ये डैमेज होते हैं तो एएलटी रेज हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इन्फ्लेमेशन जो होती है वो इन्वॉल्व करती है लोब्यूल्स ऑफ द लिवर को और पोर्टल ट्रैक्ट्स को। अब इसमें होता क्या है, इसमें कोई खास बात नहीं है याद करने वाली। जो इसमें एक मुझे एमसीक्यू नजर आ रहा है वो ये वाला है कि इसमें आपको जो जॉइंडस मिलता है वो मिक्स्ड जॉइंडस मिलता है। ठीक है, इसमें आपको डार्क यूरिन और मिक्स्ड जॉइंडस मिलता है, बाकी कुछ भी आपने खास याद नहीं रखना। इसके अलावा इंजाइम्स का याद रख लेना है कि जो वायरल हेपेटाइटिस होता है इसमें आपको एएलटी ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू एएसटी। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन जो होती है वो इन्वॉल्व करती है लोब्यूल्स ऑफ लिवर को, इसमें कुछ भी नहीं है। उसने लिखा हुआ है कि सम केसेस में भी एसिम्प्टोमेटिक विद एलिवेटेड लिवर एंजाइम। और जो क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है इसकी मतलब ये 6 महीनों से ज्यादा होता है, और अगर 6 महीनों से कम होगा तो उसको हम एक्यूट कहेंगे। इन्फ्लेमेशन जो होती है वो प्रीडोमिनेंटली सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? पोर्टल ट्रैक्ट पे होती है। ठीक है, पोर्टल ट्रैक्ट में ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, और अगर आप इसको ठीक नहीं करोगे तो इट कैन लीड टू सिरोसिस, इट कैन लीड टू लिवर फेलियर, जिसको हम लिवर सिरोसिस भी कहते हैं। ठीक है, लिवर सिरोसिस भी कहते हैं। जी, डॉक्टर निमरा जफर पूछ रही हैं जी कि इसमें हमें मिक्स्ड जॉइंडस क्यों मिलता है? देखिए, इसमें जो आपके लिवर है, लिवर खराब हो गया। ठीक है, लिवर क्या हो गया? खराब हो गया। तो एक तो लिवर खराब हो गया, लिवर में कोई मसला आ गया, लिवर ने जो आपकी कंजुगेशन करनी थी वो नहीं कर पा रहा। तो आपका क्या होगा कि आपका मतलब जो लिवर होगा, ठीक है, जो आपका लिवर होगा मतलब कुछ ना कुछ वो कॉन्जुगेशन कर लेगा, लेकिन कुछ वो नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से आपको दोनों कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों ज्यादा मिलेंगे। दोबारा सुने, लिवर ने क्या करानी होती है? कॉन्जुगेशन करानी होती है। अब लिवर हो गया खराब, लिवर की इन्फ्लेमेशन हो गई, लिवर बीमार हो गया। अब लिवर जब बीमार होगा तो वो सही तरह से अपना काम नहीं कर पाएगा, तो कॉन्जुगेटेड भी ज्यादा हो जाएंगे और अनकॉन्जुगेटेड भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे।
ठीक हो गया। कितनी वैल्यू होती है एएलटी ज्यादा एएसटी से? देखिए डॉक्टर आदम, इसकी ये जो एंजाइम्स है इसकी वैल्यू उधर लिखी हुई है, लेकिन आपने वैल्यू पे नहीं जाना। आपने जो हमारा एमबीबीएस का लेवल है इसमें हमने वैल्यू याद नहीं रखनी, इसमें हमने ये रिलेशन याद रखना है। बाकी अगर आपने वैल्यू देखनी है तो मैं आपको एलएफटी कराऊंगा मंडे को इंशाल्लाह, तो उसमें हम वैल्यूज देखेंगे कि इनकी सारी की वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वो तो कम करेगा कंजुगेशन, तो फिर कंजुगेट बिलिरुबिन ज्यादा होगा। वो तो काम करेगा कंजुगेशन, तो कंजुगेट बिलिरुबिन कैसे ज्यादा होगा? देखिए डॉक्टर निमरात, देखे मैं ये कह रहा हूँ कि जो लीवर है वो इल हो गया, ठीक है, लीवर सही तरह काम नहीं कर पा रहा, मतलब थोड़ी सी कंजुगेशन कर रहा है लेकिन प्रॉपर कंजुगेशन नहीं कर पा रहा। तो जो थोड़ी बहुत कंजुगेशन कर रहा है वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन वो आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन नहीं पड़ी है ना, आपका जो पोर्टल ट्रैक्ट है वो भी उसकी इन्फ्लेमेशन है, तो सही तरह से एक्सक्रीशन भी नहीं हो रही, बाइल भी सही तरह से नहीं बन रहा। ठीक है, तो आपका जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो सही तरह से एक्सक्रीट भी नहीं हो पा रहा, और उसकी कंजुगेशन सही तरह से नहीं हो रही, तो अनकंजुगेटेड भी ज्यादा हो जाएगा। इसके आप ज्यादा टेक्निकलिटीज पे ना जाएं, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो हमारा वायरल हेपेटाइटिस होता है इसमें दोनों ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आपने ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद है आपका लिवर सिरोसिस, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से आपको एमसीक्यूज आएगा ही आएगा। ठीक है, लिवर सिरोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें होता क्या है, अगर आपका जो जिगर है, ठीक है, अगर आपका हम कहते हैं ना कि यार फलाने बंदे का तो जिगर ही फेल हो गया, ठीक है, फलाने बंदे का जो जिगर है वो फेल हो गया। तो जिगर फेल कब होता है? जब जिगर की क्या हो जाए, जब लिवर की क्या हो जाए, फिब्रोसिस हो जाए। तो अगर हमारे लिवर की पैरेनकाइमा की क्या हो जाए, फिब्रोसिस हो जाए, हमारे लिवर के पैरेनकाइमा की क्या हो जाए, फिब्रोसिस। फिब्रोसिस हम किसको कहते हैं कि हमारे लिवर के अंदर बहुत जो पैरेनकाइमा है उसके अंदर बहुत ज्यादा फिब्रस फिब्रस टिश्यू बन जाए। ठीक है, मतलब एक पैरेनकाइमा और उसके अंदर बहुत ज्यादा फिब्रस बन जाए। तो ये क्यों होता है? मैंने आपको बताया भी है कि जब होती है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, जब क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बाद फिर हीलिंग होती है, फिर इन्फ्लेमेशन होती है, फिर हीलिंग होती है। तो एंड रिजल्ट जो हमें मिलता है, एंड रिजल्ट हमें क्या मिलता है, फिब्रोसिस। तो अगर आपके लिवर को कोई मसला है, आप लिवर में रोज कोई ना कोई छेड़खानी करते हो, ये कोई ना कोई आपके लिवर को मसला है, तो इन्फ्लेमेशन होगी, हीलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, हीलिंग होगी, और एंड पे क्या आ जाएगा, एंड पे फिब्रोसिस हो जाएगी। और जब फिब्रोसिस होगी तो आपका जो लिवर होगा इसको हम कहेंगे इट इज लिवर सिरोसिस, और इसको हम कहते हैं एंड स्टेज लिवर डैमेज, कि जो आपका लिवर है वो फेल हो चुका है, मतलब कि फलाने बंदे का जो जिगर है वो फेल हो चुका है। तो ये होता क्यों है? इट इज ड्यू टू, इसमें क्या बनते हैं, फिब्रोसिस। ठीक है, इसकी फिब्रोसिस हो जाती है पैरेनकाइमा की। तो उसने लिखा हुआ है कि जो हिपैटिक पैरेनकाइमा है उसकी क्या हो जाएगी, उसके पैरेनकाइमा की क्या हो जाएगी, फिब्रोसिस हो जाएगी। और रीजनरेटिव नोड्यूल्स, ठीक है, इसमें नोड्यूल्स बन जाएंगे हिपैटोसाइट के अंदर, और उसकी क्या हो जाएगी, फिब्रोसिस हो जाएगी। उसके बाद आप कहते हैं कि यार ये फिब्रोसिस कराता कौन है? और अगर आपको याद हो ना याद हो, लेकिन मुझे याद है, बिल्कुल एग्जैक्ट याद है, मैंने आपको एक सेल पढ़ाए थे, और उन सेल्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लिख ही लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास टाइम है, तो जरा इसको आराम से पढ़ते हैं। तो उन सेल्स का नाम था स्टीलेट सेल्स। ऐसे ही था ना, स्टीलेट सेल्स। स्टीलेट सेल्स मैंने आपको कहा था कि आपके उसमें लिवर के अंदर होते हैं, जो आपका लिवर का बेसिक यूनिट है उसके अंदर आपके स्टीलेट सेल्स होते हैं। ये जो स्टीलेट सेल्स हैं, दे आर, ये कहाँ पे होते हैं? जो आपके साइनोसाइड्स होते हैं, साइनोसाइड्स के इर्द गिर्द आपके ये सेल्स होते हैं। मैंने कहा था ये बड़े शरीफ बंदे हैं, लेकिन जब आप इनको छेड़ोगे, जब आप इनको थोड़ा सा छेड़ोगे, तो ये क्या कर देंगे, ये तबाही फेर देंगे। तो ये कहाँ पे होते हैं? ये आपके होते हैं पेरी का मतलब होता है अराउंड साइनोसाइडल, ठीक है, पेरी साइनोसाइडल सेल्स। जो हमारे पेरी साइनोसाइडल सेल्स हैं, उन ये दे आर पेरी साइनोसाइडल सेल्स, मतलब ये जो साइनोसाइड्स होते हैं लिवर के अंदर, उसके इर्द गिर्द ये सेल्स मौजूद होते हैं। और किस स्पेस में होते हैं? दे आर लोकेटेड इन स्पेस ऑफ डिस। ठीक है, स्पेस ऑफ डिस में ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? स्पेस ऑफ डिस में लोकेटेड होते हैं। और मैंने आपको कहा था कि इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। कोई बता सकता है मुझे, जो स्टीलेट सेल्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है? जी डॉक्टर अदनान, एक्सीलेंट। जो हमारे स्टीलेट सेल्स हैं ये स्टोर करते हैं, क्या चीज स्टोर करते हैं? दे स्टोर विटामिन ए। ठीक है, दे स्टोर विटामिन ए। तो हमारी आंखों को विटामिन चाहिए होता है, विटामिन ए चाहिए होता है। तो जो विटामिन ए होता है ये कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे लिवर में स्टोर होता है। कौन स्टोर करते हैं? स्टीलेट सेल्स स्टोर करते हैं। तो जो स्टीलेट सेल्स हैं दे स्टोर विटामिन ए। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद मैंने कहा था कि अगर आप स्टीलेट सेल्स को छेड़ दोगे, अगर आप इसके साथ कोई पंगा लोगे, अगर आप इसको थोड़ा सा भी तंग करोगे, तो ये जो स्टीलेट सेल्स हैं ये क्या करेंगे? दे विल स्क्रीट ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा। ठीक है, दे विल स्क्रीट ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा। मतलब कि अगर इन स्टीलेट सेल्स के साथ आप कोई भी पंगा करोगे, वैसे ये कुछ भी नहीं कहते, वैसे ये आपकी हेल्प करते हैं, विटामिन को स्टोर करते हैं, लेकिन अगर आप इनसे थोड़ा सा पंगा लोगे तो ये क्या करेंगे? ये ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा को स्क्रीट करेंगे। जिससे आपकी हो जाएगी फिब्रोसिस, दैट लीड्स टू फिब्रोसिस ऑफ पैरेनकाइमा।
दैट लीड्स टू फिब्रोसिस ऑफ पैरेनकाइमा। जो आपका ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा है, ये क्या करता है, फिब्रोब्लास्ट को बुला लेता है कि आ जाए भाईजान, देख खुल गई है, मतलब कि क्या करवा दें, फिब्रोसिस करवा दें। तो इट लीड्स टू फिब्रोसिस। ठीक है, ये क्या करता है, फिब्रोसिस करवा देता है किसकी, आपके लिवर के पैरेनकाइमा की। और मेजर कंट्रीब्यूटेड टू सिरोसिस। दोबारा सुने, आपके लिवर के अंदर एक सेल्स होते हैं जो कि बड़े शरीफ होते हैं नॉर्मल हालात में, और ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं विटामिन ए को। लेकिन अगर आप इनके साथ कोई पंगा लोगे, अगर आप इनके साथ कोई पंगा लोगे, तो दे विल स्क्रीट ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा। जो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा है, ये जब इनकी इंजरी होती है स्टीलेट सेल्स की, तो दे स्क्रीट ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा। जो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा है, ये क्या करते हैं, ये फिब्रोब्लास्ट को बुला लेते हैं और क्या करा देते हैं, हमारे लिवर के पैरेनकाइमा की क्या करा देते हैं, फिब्रोसिस करा देते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिरोसिस हो गई है, हमारे लिवर की क्या हो गई है, सिरोसिस हो गई है। तो इसको जरा लिख लें, ये जो आपके सामने शो हो रहा है, इसको अपनी बुक पे लाजमी नोट कर ले, क्योंकि ये पैथोमा पे इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि फिब्रोसिस क्यों होती है। फिब्रोसिस इज मीडिएटेड बाय ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा। ठीक है, जो आपके स्टीलेट सेल्स हैं, जब आप इनको कोई इंजरी दोगे, जब आप इनको कोई इनके साथ कोई पंगा लोगे, तो दे विल स्क्रीट ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, और जो कि क्या किसको बुला लेंगे, फिब्रोब्लास्ट को बुला लेंगे, जो कि किसको बुला लेंगे, फिब्रोब्लास्ट को बुला लेंगे, और क्या होगा, फिब्रोसिस हो जाएगी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी आपके लिवर खराब होता है, तो आपको हो जाती है पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, आपको क्या हो जाती है, पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब कि जो आपकी पोर्टल वेन है उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जाहिर बात है, अगर लिवर खराब है तो जो हमारी पोर्टल वेन है उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अब पोर्टल वेन ने क्या करना होता है, पोर्टल वेन ने आपका फ्लूइड वापस लेके जाना होता है आपकी जीआईटी से लिवर के अंदर। अब उसमें हो गई है हाइपरटेंशन। तो जब हाइपरटेंशन होगी तो क्या होगा, आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है, जो पेरिटोनियल कैविटी है, इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो पेरिटोनियल कैविटी है, इसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं असाइटिस। आपने अक्सर सुना होगा कि यार फलानी एक बीबी थी और उसका क्या हुआ, उसके पेट में पानी भर गया। तो पेट में पानी भरने को हम अपनी डॉक्टरी की जुबान में क्या कहते हैं, असाइटिस कहते हैं। तो पेट में पानी भर जाने का मतलब क्या होता है, असाइटिस। और असाइटिस क्या है, असाइटिस इज द फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन पेरिटोनियल कैविटी। उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पोर्टल वेन है, ये हमारी स्प्लीन से ब्लड सप्लाई भी लेती है। जो हमारी स्प्लीन है, स्प्लीन से जो ब्लड सप्लाई है वो भी पोर्टल वेन के थ्रू वापस लिवर में जाती है। तो अब क्या होगा कि जाहिर बात है, अगर जो हमारी पोर्टल हाइपरटेंशन है, अगर पोर्टल वेन में प्रेशर ज्यादा है, तो जो स्प्लीन है, स्प्लीन पे भी प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। जब स्प्लीन पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, आपका जो स्प्लीन है वो बड़ा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगाली, या फिर हाइपर स्प्लीनिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने देख लेना है। उसके बाद है जी आपका पोर्टो सिस्टेमिक शंट, और ये पूरा टॉपिक हमने फर्स्ट एड में पढ़ा था। मैंने कहा था कि जब भी आपको पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो क्या होता है, आपको खून की उल्टी आती है। खून की उल्टी क्यों आती है, क्योंकि आपका जो एसोफेगस है, इसकी वेन्स डायलेट कर जाती है। ठीक है, तो आपको खून की उल्टी आती है, क्यों आती है, इट इज ड्यू टू एसोफेजियल वेरिसिस। उसके अलावा आपको बवासीर हो जाती है। ये अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपने वो टॉपिक मिस किया हुआ है। तो वो टॉपिक पहले पढ़े, फिर आपको ये समझ आ जाएगी, पोर्टो सिस्टेमिक शंट। ठीक है, तो आपको बवासीर हो जाती है। उसके अलावा एसोफेजियल वेरिसिस होगा। उसके अलावा कैपिट मेड्यूसा। ठीक है, कैपिट मेड्यूसा किसको कहते हैं, देखिए ये जो कैपिट मेड्यूसा है ना, जो कैपिट मेड्यूसा है, ये आपकी उसमें बना भी हुआ है। उस जो फर्स्ट एड है उस पे ये डायग्राम भी बनी हुई है, लेकिन आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लें। जो कैपिट मेड्यूसा होता है, ये क्या होता है, तो कैपिट मेड्यूसा में क्या होता है, जो हमारी पैरा अम्बलाइकल वेन्स होती हैं, ठीक है, पैरा अम्बलाइकल वेन्स होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, ये डायलेट कर जाती हैं। तो जो आपकी नाफ है, ठीक है, जो आपका अम्बलाइकस है, नाफ जो है, इसके इर्द गिर्द हमें जो वेन्स मिलेंगी, ठीक है, इसके जो इर्द गिर्द जो हमें वेन्स मिलेंगी, वो क्या मिलेंगी, डायलेटेड मिलेंगी। तो जो आपकी पैरा एम्बलाइकल वेन्स है, ये क्या होंगी, आपको डायलेटेड मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। आज की बात आप मतलब आपने कोशिश ये करनी है कि आपको बाद में पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, इतना आसान ये टॉपिक है, सीधा सीधा टॉपिक है आज का। ठीक है, डॉक्टर मारिया पूछ रहे हैं, ये साइटिस क्यों हो रहा है। देखिए, जो साइटिस है, साइटिस क्यों हो रहा है, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन है। जो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज है, उसका प्रेशर भी ज्यादा हुआ पड़ा है, और आपकी पोर्टल वेन का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एक क्या है कि आपका जो ब्लड है वो फ्लूइड है वो वापस नहीं जा रहा। दूसरे नंबर पे जो हमारा लिवर है वो खराब हो चुका है, तो एल्ब्यूमिन भी कम है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन कम होने से क्या होगा कि आपका जो एडिमा होगा और आपको साइटस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती है साइटस की। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं हिपैटोरीनल सिंड्रोम की। ठीक है, जो हिपैटोरीनल सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपका लिवर फेल हो जाए, अगर आपका जिगर खराब हो जाए, तो आपकी किडनी भी फेल हो जाती है। अगर आपका जिगर खराब हो जाए तो आपकी किडनी भी फेल हो जाती है। अगेन वही रीजन आ जाता है कि आपकी एल्ब्यूमिन कम होगी। उसके अलावा बाकी सारे वही जो हम रीनल सिस्टम में पढ़ते आ रहे हैं कि यार एल्ब्यूमिन कम होगी, एडीमा होगा, हमारी जो जीएफआर है वो कम हो जाएगी, जो हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड है वो कम हो जाएगा। तो इस सारी रीजन की वजह से
अगर आपका जिगर खराब होता है तो आपकी किडनी भी खराब हो जाएगी। तो इस सिंड्रोम को हम कहते हैं हिपैटोरीनल सिंड्रोम। ठीक है, इसको हम कहते हैं हिपैटोरीनल सिंड्रोम कहते हैं। उसके बाद आपको पता है कि जो हमारा लिवर है, ठीक है, हमारा लिवर क्या है, हमारा लिवर इज डिटॉक्सिफायर। ठीक है, इसने डिटॉक्सिफाई करना होता है। हम कोई मतलब कोई गंदी चीज खा लें तो इसको क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई करता है। तो इसमें क्या होगा, जाहिर बात है, अगर लिवर खराब हो गया तो फिर वो क्या डिटॉक्सिफाई करेगा। तो इसमें क्या हो जाती है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो कम हो जाती है। और अगर मतलब आपने कभी ना कभी हकीमों से लाजमी ये सुना ही होगा कि यार बेटा तुम्हारा ना जिगर जो है वो खून नहीं बना रहा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का फ्रॉड है कि जी आपका जिगर ही खून नहीं बना रहा। तो जिगर का कोई लेना देना नहीं है खून बनाने से। हाँ, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ रोल होता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है, ब्लड बनाने में। लेकिन वैसे कोई जिगर का कोई खास ताल्लुक नहीं है। जिस तरह चाहत फतेह अली खान का सिंगिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इस तरह आपके जिगर का कोई खून के साथ ताल्लुक नहीं है। तो अगर आपको कोई हकीम कहता है कि यार आपका जिगर खून नहीं बना रहा, तो वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। ठीक है, तो आपने उससे बचना है। अच्छा, जो जिगर है ये क्या करता है, ये मतलब इसकी डिटॉक्सिफाई करता है। तो जब जिगर आपका फेल हो जाएगा, तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी, तो क्या होगा, मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपका जो मेंटल स्टेटस मतलब आपका मेंटल स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी। चाहत कौन है, देखे जो एक अगर मतलब एक बंदा कोमा में है, या अगर आप कभी बोर फील कर रहे हो ना, तो आप इंटरनेट पे सर्च करना चाहत फतेह अली खान, तो उसका आप एक दो गाने सुनना, तो आपके बिल्कुल होश ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, तो वो काफी अच्छे सिंगर है अगर आप उनको सुनना पसंद करें तो। अच्छा खैर, मेंटल स्टेटस चेंजेस, उसके बाद आपका आता है एस्ट्रेक्सिस। एस्ट्रेक्सिस हम किसको कहते हैं, एस्ट्रेक्सिस कहते हैं ट्रिमर्स इन हैंड। ठीक है, आपके जो हाथ होंगे, ठीक है, जो आपके हाथ पांव होंगे वो कांपना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके हाथ पांव होंगे वो मतलब हाथ पांव में कप कप कपाहट होती है। ठीक है, कांपते हैं। और मुझे कोई बंदा बता सकता है कि हमने किसी बंदे में एस्ट्रेक्सिस चेक करना हो तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं। अगर हमने किसी बंदे में एस्ट्रेक्सिस चेक करना हो तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, बहुत एक सिंपल सा टेस्ट होता है। और वो बड़ी एक सिंपल सी टेक्निक है, टेस्ट नहीं है। नहीं, अमोनिया नहीं करते। मतलब आपके आपके पास एक मरीज आ गया है और आप चेक करना चाहते हैं कि इसमें एस्ट्रेक्सिस है या नहीं है, तो आप क्या करोगे। चले मैं आपको हिंट देता हूँ। आप जी डॉक्टर मारिया एक्सीलेंट, उसमें हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ, आज हमारे पास टाइम है तो इसको जरा स्लो स्लो ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका हाथ शरीफ है। ठीक है, ये क्या है, हाथ है। तो आपने क्या करना है, आपने हाथ के उसको कहना है कि अपना हाथ सीधा करो, और हाथ के ऊपर क्या रख देना है, हाथ के ऊपर एक पेपर रख देना है। ठीक है, जब आप उस पे पेपर रखोगे तो अगर उसमें एस्ट्रेक्सिस होगा तो वो जो पेपर होगा वो आपको हिलता हुआ नजर आएगा। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें जो एस्ट्रेक्सिस है वो किस सेवेरिटी का है। तो इसको हम कहते हैं पेपर टेस्ट। अगर आपने किसी बंदे में स्टैक्सिस चेक करना हो कि यार इसके जो हाथ हैं वो कितने कांपते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उसका हाथ सीधा करवाना है और उसके ऊपर एक पेपर रख देना है। इसको हम कहते हैं पेपर टेस्ट। और इसको आप चेक कर सकते हो कि एक बंदा है और उसको जो स्टैक्सिस है वो किस लेवल का है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पेपर टेस्ट, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद इवेंचुअल कोमा। ठीक है, कोमा क्यों होगा, देखिए जो हमारा लिवर होता है ना, लिवर में हमने इसको उसमें एफएससी में भी पढ़ा था कि यार जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया अमोनिया हम एक्सक्रीट नहीं कर सकते। जो अमोनिया है इट इज वेरी टॉक्सिक, तो इसको हम एक्सक्रीट नहीं कर सकते। तो जो हमारा लिवर होता है ये क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, यूरिया में। ऐसे ही था ना, जो हमारा लिवर है वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में, क्योंकि जो अमोनिया है वो बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, वो बहुत टॉक्सिक है, और हमने इसको एफएससी में पढ़ा था कि जो अमोनिया होती है इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। लेकिन जो यूरिया होता है, यूरिया को बाहर निकालने के लिए बॉडी से कम पानी की जरूरत होती है। तो इस तरह इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारे अंदर यूरिया साइकिल रखा, हमने यूरिया साइकिल भी पढ़ा था। तो जो यूरिया होता है इसको कम पानी चाहिए होता है बाहर निकालने के लिए एज कम्पेयर टू अमोनिया। और अमोनिया टॉक्सिक होती है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, अब हमारा जो जिगर होता है वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में। जब यूरिया आ जाता है तो यूरिया हमारे यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन अब ये काम किसने करना था, जिगर ने करना था। तो आपका जो जिगर है वो तो फेल हो चुका है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में अमोनिया ज्यादा हो जाएगा। और अमोनिया क्या है, अमोनिया हमारे सीएनएस के लिए बड़ा खतरनाक होता है। हम इसको उसमें पढ़ेंगे भी, नर्वस सिस्टम में जो अमोनिया होता है वो हमारे सीएनएस के लिए बड़ा खतरनाक होता है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होगा, हमारा मेंटल स्टेटस इस वजह से चेंज हो जाएगा, या फिर जो पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक और हेंस रिवर्सिबल। ठीक है, ये रिवर्सिबल हो सकता है, और मेटाबॉलिक बस इसको आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें एस्ट्रेक्सिस होगा, मेंटल स्टेटस चेंज होगा, और कोमा भी हो सकता है। उसके अलावा गायनोकोमेस्टिया। ठीक है, इसमें गायनोकोमेस्टिया हो सकता है अडीमा की वजह से। उसके अलावा स्पाइडर एंजियोमेटा। ठीक है, जो स्पाइडर एंजियोमेटा ये क्या होता है,
इसमें आपने याद रखना है कि आपकी जो स्किन होती है ना, स्किन स्किन के ऊपर जिस तरह एक स्पाइडर होता है ना, मतलब एक आपको बहुत ज्यादा ना जो आपकी वेन्स है वो डायलेटेड नजर आएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज वस्कुलर रीजन काज्ड बाय एनामलस डायलेशन ऑफ एंड वस्कुलर फाउंड जस्ट बीनीथ द स्किन। देखें, इसको सिंपल आप याद रखें कि इट इज वस्कुलर लीजन। जो आपकी स्पाइडर एंजियोमेटा है, इट इज वस्कुलर लीजन। मतलब इसमें क्या होती है, जो हमारी स्किन के नीचे छोटी छोटी वेसल्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं, और हमें स्किन पे क्या नजर आता है, स्किन पे हमें जो जिस तरह एक स्पाइडर की शक्ल होती है, तो स्पाइडर शेप्ड हमें लाइनें सी नजर आती हैं लाल कलर की, उसको हम कहते हैं स्पाइडर एंजियोमेटा। उसके अलावा पाल्मर अरिथमा, जो आपकी हथेली होगी, हथेली क्या हो जाएगी, हथेली आपकी क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी। पाम का मतलब क्या होता है, हथेली, और अरिथमा का मतलब होता है रेड, तो जो हथेली होगी इस पे रेडनेस हो जाएगी। उसके अलावा एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हाइपर एस्ट्रीनिज्म। ठीक है, हाइपर एस्ट्रीनिज्म। देखें, एस्ट्रिन क्या होता है, एस्ट्रिन ना एक हार्मोन है, ठीक है, एस्ट्रिन। ठीक है, एस्ट्रिन एक स्टीरॉइड हार्मोन है। ये जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ते, हम मेडिकल की स्टडी में नहीं पढ़ते। लेकिन जब आपका लिवर डैमेज होता है ना, तो ये जो आपका एस्ट्रिन है ये ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एस्ट्रिन ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो एस्ट्रिन है इसने टूटना होता है लिवर में आके। ठीक है, इसने क्या करना होता है, इसने एस्ट्रिन में आके टूटना होता है। अब क्या होगा, जब आपको हाइपर एस्ट्रिनिज्म होगा, मतलब आपकी बॉडी में एस्ट्रिन ज्यादा है, तो इसमें सिंपल आपने ये याद रखना है कि जब आपको लिवर खराब होगा, आप पे हाइपर एस्ट्रिनिज्म होगा, तो क्या होगा, आ, अगर वो फीमेल है, अगर वो फीमेल है तो उसको क्या होगा, उसको यूट्राइन ब्लीडिंग होगी। ये जो आपका एस्ट्रिन अगर ज्यादा हो जाए तो उसको यूट्राइन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी यूट्रस से उसको क्या आना शुरू हो जाएगी, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी। तो सिंपल आपने ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी इसमें खास नहीं है। ठीक है, बाकी उसको क्या होगा, जाहिर बात है उसको ज्वाइंडेंस होगा, यरकान होगा, क्योंकि उसका जिगर ही काम नहीं कर रहा। और ज्वाइंडेंस उसमें कौन सा बिलिरुबिन ज्यादा होगा, उसमें आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें जिगर ही खराब हो चुका है। ठीक है, उसमें क्या हो चुका है, जिगर भी खराब हो चुका है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि डिक्रीज प्रोटीन सेंसिस। अब आपको पता है कि जो आपका जिगर है, इसने आप एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनानी होती है, जिसने आपके ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है। तो जाहिर बात है, अगर प्रोटीन कम हो जाएगी तो क्या होगा, हाइपो एल्ब्यूमिनिया विद अडीमा। ठीक है, आपको अडीमा हो जाएगा। उसके अलावा आपको पता है कि जो जिगर है ये क्या बनाता है, ये क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता है। कल ही मैंने आपको समझाया था कि जो आपके क्लोटिंग फैक्टर्स हैं ये कौन बनाता है, आपका जिगर बनाता है। तो अगर आपका जिगर खराब हो जाएगा तो जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो कम हो जाएंगे। जब क्लोटिंग फैक्टर्स कम होंगे तो खून को जमने में ज्यादा टाइम लगेगा, खून को जमने में ज्यादा टाइम लगेगा, और खून के जमने के टाइम को हम क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो जो आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, जो पीटी है, वो ज्यादा हो जाएगा। जब आपका जिगर खराब होता है तो क्लोटिंग फैक्टर कम हो जाते हैं, क्लोटिंग फैक्टर कम होने से क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा जब आपका जिगर खराब होता है तो आपकी बॉडी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों होता है, क्योंकि जो आपका थ्रोम्बोपोइटिन वो है हार्मोन, वो आपका लिवर बनाता है। तो जब लिवर ही खराब होगा तो उसको स्टिमुलेट करने वाली कोई चीज नहीं होगी, और आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान का सा ये टॉपिक है। उसके